हेलो फ्रेंड्स, मोहन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी मेरे ख्याल से। रीजनिंग और मैथ थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जीएस हम संभाल लेंगे। जीएस सिर्फ आप वीडियो देखें। प्रैक्टिस सेट, फुल्ली प्रैक्टिस सेट आप जो देख रहे हैं उस सभी किताबों से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं जहां से हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक गुजारिश है कि जितना हो सके शेयर जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग चलेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अगर यहाँ से छूटे तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे वो जाए। ठीक है, चलिए। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थालघाट और भोरघाट निम्न में से किस तट पर स्थित है ये बताना है। देखिए, भारत का मैप अगर आप पढ़े होंगे तो भारत लगभग चारों तरफ से क्या है, पर्वत से घिरा हुआ है। जैसे हिमालय हो गया उत्तर में, उसके बाद आप पूर्वोत्तर में देख सकते हैं तो हिमालय का ही थोड़ा सा रूप उधर है। फिर दक्षिण में भी आप देख सकते हैं, पश्चिम में भी है सह्याद्री, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है भारत। ठीक है, तो थालघाट और भोरघाट जो दर्रे हैं, दर्रे कह सकते हैं इसे, और ये जो स्थित हैं ये पश्चिमी घाट में है, खास करके महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पे देखें आप ऑप्शन, मावार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट उसी के आसपास का क्षेत्र है जहाँ थालघाट और भोरघाट डर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आगे देखेंगे। नंबर दूसरा कहता है ईएनटी मतलब कि कान का डॉक्टर, सीधे सीधे कान का डॉक्टर। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, अवतल, उत्तल, समतल या फिर समतल उत्तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो हेड मिरर होता है ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ध्यान देना है, ये यूज किए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, हिमाचल प्रदेश में दो राजधानियां हैं, सोलन, चंबा, धर्मशाला या फिर मंडी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और एक दूसरा जो राजधानी है ये धर्मशाला है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग था 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। अब बताना है कहाँ, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया या फिर ताम्रलिप्ति। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो इत्सिंग जो ठहरा था 3 वर्ष और संस्कृत सीखा था, ये ताम्रलिप्ति में सीखा था। अब पूछेंगे ताम्रलिप्ति अभी कहाँ है, सभी लोग तो जानते हैं पाटलिपुत्रा, नालंदा, बोधगया, ताम्रलिप्ति कहाँ है। तो ये पश्चिम बंगाल का, जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में एक हुआ करता था ताम्रलिप्ति एरिया टाइप का। ठीक है, तो वहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि शुरुआत करने का जो श्रेय होता है वो किन्हें जाता है। अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा। तो इसका सही जवाब विक्रम साराभाई हो जाएगा। ये उद्योगपति भी थे और प्लस ये साइंटिस्ट भी थे। तो इस तरह से वो अपना कुछ शेयर भी लगाते थे, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था तो शुरुआत में पैसों की ज़रूरत भी होती थी, तो विक्रम साराभाई खुद का इन्वेस्टमेंट भी कर देते थे। तो विक्रम साराभाई जनक माने जाते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये उद्योगपति भी थे और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी, प्लस साइंटिस्ट थे, बहुत सारे कार्यक्रमों में इन्होंने हिस्सा लिया था। और बढ़ चढ़कर निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो रबर कहाँ होता है ज़्यादातर, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। 4 ऑप्शन हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक रबर उत्पादित करता है। ठीक है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग, ध्यान से इस चीज को नोट कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, का गठन किया गया 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए, चारा घोटाला की जांच के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं। तो ये समिति जो बनाई गई थी, ये जो आयोग बनाया गया था यूजीसी बनर्जी आयोग, ये 2002 का जो गोधरा घटना हुआ था गुजरात में, उसकी जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसकी जांच के लिए बनाया गया था। क्वेश्चंस आगे देखेंगे। नेवल एयर स्टेशन है गरुड़, ध्यान से देखना है, गरुड़ कहाँ पर स्थित है। नेवल एयर स्टेशन है, नाम है उसका गरुड़, नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई या फिर देहरादून। तो ये गरुड़ जो स्थित है नेवल एयर स्टेशन, ये कोचीन में स्थित है, कोची। ठीक है, क्वेश्चंस आगे देखेंगे। 9वां कहता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र, संस्थान को जरूर याद रखें कहाँ है और उसका स्थापना कब हुआ है, क्यों प्रसिद्ध है, इन सारी चीज़ों को जरूर याद रखें। अभी समय है क्योंकि परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, कब एग्जाम्स होने हैं अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए संभवतः हो सकता है क्योंकि दिसंबर में तो ढेर सारे एग्जाम्स हैं, बीपीएससी के एग्जाम्स हैं और प्लस बिहार पुलिस के भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो बिहार पुलिस का भी एग्जाम्स हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आप जीएस के देख रहे हैं, आप बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो या फिर टीचर अगर आप की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के सवाल यहाँ से भी आएंगे, तो ये सारे के लिए ये जीएस पेपर उपयुक्त होगा। ठीक है, तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, आप यहाँ पे देखें तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी, तो इसका सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है तो इसे फ्रांस सरकारी से कह सकते हैं। 11 देखें, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में कहाँ हुई थी, यहाँ पे तो यहाँ दिया हुआ है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था जो कि विधि था 1887 में स्थापित किया गया था। कहाँ, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय, स्थापना 1887 ईस्वी, कहाँ, बेंगलुरु में। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर, बोरिस येल्त्सिन। देखिए हर देश में एक सम्मान होता है जो कि सबसे उच्च होता है, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है और ये 2 विदेशियों को दिया जा चुका है। एक विदेशी तो यहाँ है नेल्सन मंडेला जिन्हें दिया गया है भारत रत्न, और एक विदेशी और आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्हें भी ये भारत रत्न प्रदान किया गया। तो 2 व्यक्तियों को भारत रत्न जो कि विदेशी रह चुके हैं उन्हें मिला है, तो इसको आप याद रखें। ठीक है, 2, एक नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, 2 विदेशी को भारत रत्न दिया जा चुका है अभी तक। 1, 2, 3 समझौता इन देशों से संबंधित है, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत पाक, भारत चीन। तो आसानी ये भारत अमेरिका के समक्ष यह समझौता है, 1, 2, 3 समझौता इसे कहा जाता है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। चलित न्यायालय, ध्यान दें, जैसे ही चलित न्यायालय आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो आप इसका सही जवाब आप दे सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो चलित न्यायालय के मानस पुत्र कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के मानस पुत्र कह सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है, चलित न्यायालय इनके द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक ये जो परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की, ये रेलवे ने किया है, नाम है विलेज ऑन व्हील्स। ठीक है, तो 2004, 5, 6, 7 2004 में यह किया गया है। यह एक तरह का योजना है जो कि रेलवे मंत्रालय यानी कि रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, विलेज ऑन व्हील्स। ठीक है, याद रखना है। गांधी इन चंपारण एक पुस्तक है, गांधी इन चंपारण, लेखक बताना है इसमें, दीनानाथ, गोपाल तेंदुलकर, कृष्णा त्रिलोक, डॉक्टर राजेश भट्ट, महादेव देसाई। 4 ऑप्शन हैं आपको बताना है। ठीक है, तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के जो लेखक हैं वो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं जो कि गांधी इन चंपारण पुस्तक लिखे हैं, यानी कि उसमें चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था, चंपारण जो आंदोलन किया गया था बिहार के चंपारण में, उसका सारा विस्तृत उसमें विवरण मिलता है। ठीक है, एक है श्रीमती अरुणा आसिफ अली को भारत रत्न पुरस्कार प्रदत्त हुआ था, प्रदत्त मतलब दिया गया था 95, 96, 97, 98, 1900 की हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे श्रीमती अरुणा आसिफ अली जो कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी है और ढेर सारे जो भी आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और इसके लिए अरुणा आसिफ अली को जब 1996 में इनकी मृत्यु इनकी होती है कब, 1996 ईस्वी में, तब इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1997 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, मृत्यु 1996 में हुआ था और मरणोपरांत इन्हें 1997 ईस्वी में ये भारत रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ था, मरणोपरांत। याद रखना है इस चीज को। चलिए, कौन स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है? चलिए बहुत आसान है, ये भारत है। ठीक है, भारत का नक्शा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मिलन होता है, इधर से अरब सागर, ये हिंद महासागर और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है लगभग। ठीक है, तो ये तीनों का मिलन स्थल कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, गुजरात। तो मुंबई तो यहाँ पे है बाबू, सॉरी यहाँ पे लगभग है मुंबई,
अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई तो होगा नहीं, उसके बाद कलकत्ता इधर है, ठीक है। गुजरात भी मुंबई के बगल में ही है, तो कन्याकुमारी ही है जो कि दक्षिण में है, तो इसका सही जवाब कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता, मुंबई, गुजरात चेन्नई है ही नहीं, चेन्नई तो होगा ही नहीं क्योंकि वो चेन्नई नहीं है, कन्याकुमारी सागर में स्थित है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु भी इसे बोला जाता है, तो इसे जरूर याद रखें इस चीज़ को। भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? म्यांमार जो पूर्वोत्तर राज्य है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जो म्यांमार स्थित है, वो किन किन राज्यों को टच करता है? म्यांमार जो देश है वो भारत के किन राज्यों को टच करता है, ये बताना है। तो सबसे पहले आप जान लें, 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शन हैं आपके, कितने राज्य हैं तो कौन कौन है। एक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो कि म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाता है। दूसरा है नागालैंड, नागालैंड जो कि ये भी सीमा बनाता है भारत और ये म्यांमार के बीच में। तीसरा है मणिपुर, मणिपुर, और चौथा है मिजोरम, यानी कि 4 स्टेट जो है, 4 राज्य जो है यह म्यांमार से सीमा बनाता है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, पृथ्वी सूर्य की गिर्द घूमती है। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस अगर समझ गए तो संभवतः आपका आंसर आ जाएगा, आप बना सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एक आता है ना वीडियो, बहुत लोग बना देते हैं यूट्यूब पर, तुक्का कैसे मारे, तुक्का कैसे मारे, तुक्का मेरा सही 90% कैसे जाएगा, तो इस तरह से वीडियो बनाते हैं और उसमें मिलियन जाते हैं व्यूज़। सब लोग देखते हैं कि तुक्का क्यों कैसे मारा जाएगा, भाई जाएंगे तो तुक्का मार देंगे सही हो जाएगा। देखिए तुक्का कहने का मतलब होता है कि अंदाज लगाना, तुक्का कहने का मतलब है अंदाज लगाना, और अंदाज एक होता है कि भगवान का नाम लेके मार दिए, और एक अंदाज होता है कि उन सारी चीज़ों को देखना जो इसमें निहित होता है। वैसी स्थिति में जो तुक्का मारा जाता है वो संभवतः सही होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखें, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? अगर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, ये एक सिद्धांत है, पृथ्वी चारों ओर किसका घूम रही है? सूर्य के, तो आखिर इसको प्रूव कौन करता है? दिन रात का बनना, जैसे ये अपने धुरी पर घूमता है, तो धुरी पर घूम रहा है तो इससे तो दिन रात प्रूव हो रहा है, ठीक है, दिन और रात का बनना ये तो प्रूव हो रहा है। ग्रहणों का लगना तो ये घूमने से संभवतः है, लेकिन इसमें ग्रहणों का लगने में क्या है कि चांद भी आ जाए, पृथ्वी भी रहे और सूर्य भी रहे, तभी ये संभव है। ऋतुओं का बदलना, ये देखिए सही जवाब हो जाएगा, ऋतुओं का बदलना इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ग्रहण लगेगा तभी जब तीनों एक सीध में आएंगे, कौन कौन? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तीनों एक सीध में आएंगे तभी ग्रहण लगेगा। बाकी दिन और रात का बनना तो ये 24 घंटा का क्रम है, वो एक चक्कर लगाता है धुरी पर। ऋतु का बदलना जो है ये सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण ही होता है, तो इस चीज़ को ये सिद्ध करता है। तो क्वेश्चंस अगर आप समझते हैं, क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन को समझते हैं, तभी आप तुक्का भी मारेंगे तो सही जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से पढ़े होंगे। प्रथम कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, और क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी, तब यहाँ पे कंफ्यूजन होने का खतरा होता है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, कौन है ऐसा? तो पहला जो हुआ था, इसको आपको पढ़ने हैं हर चीज को। पहला जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, इसे ईसा पूर्व बोला जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था, और उस समय जो शासक था ये अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। तो इस चीज को आपको समझने होंगे। पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु के शासनकाल में। फिर 100 बरस बाद हुआ था जिसे हम लोग द्वितीय कहते हैं। तो द्वितीय जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और ये वैशाली में हुआ था। कालाशोक उस समय शासन करता था, ठीक है, कालाशोक। उसके बाद तीसरा जो हुआ था बौद्ध संगीति की अगर हम लोग चर्चा कर लें, तो तीसरा जो हुआ था ये लगभग हुआ था 250 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। कन्फर्मेशन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कन्फर्मेशन कब हुआ था,
लेकिन ये जो माना जा रहा है 250 ईसा पूर्व के आसपास, और उस समय जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय जो शासन कर रहा था आप लोगों को पता है कि ये अशोक था। राजा कौन था उस समय? अशोक था। और उसके बाद चौथा जो आप पढ़ सकते हैं, चतुर्थ जो हुआ था ये बौद्ध संगीत थी, वो लगभग 78 ईस्वी के आसपास, 78 ईस्वी के आसपास। और ये जो हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क और कनिष्क किधर शासन करता था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये हुआ कहाँ था? तो कुंडलवन में, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। तो आप इससे पकड़ सकते हैं कुंडलवन कश्मीर में है। बाकी आप देख सकते हैं राजगीर बिहार में है, वैशाली बिहार में है, पाटलिपुत्र बिहार में है, लेकिन कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। कौन सा है? चतुर्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप आगे बता पाएंगे आंसर। आगे देखेंगे मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है। मेहरौली इसको हम हालांकि पढ़ा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग कैसे हो, कैसे आप कंफ्यूजन में आएंगे ये देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ये भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ये सही जवाब हो जाएगा। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हालांकि विक्रमादित्य का उपाधि तो 14-15 शासक ने ले लिया था विक्रमादित्य की उपाधि, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय इसे मेनली रूप से कह सकते हैं, जो कि गुप्त वंश का था, गुप्त वंश का शासक था। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ध्यान से इस रिपोर्ट को पढ़ लेना है, क्योंकि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद देखिए 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। जनगणना 2011 को पढ़ना है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को पढ़ना है, और आर्थिक रिपोर्ट पढ़ना है। हर 2 साल में आर्थिक रिपोर्ट आता है, तो उसे आप जरूर पढ़ें। उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपके जेहन में रहती है और क्वेश्चन एराइज होते हैं वहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सर्वाधिक वानावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। 2021 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मिजोरम है, जहां 96% लगभग क्या है? जंगल है। चलिए, 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? वैसी ग्राम पंचायत जो कि 100% डिजिटल बन गई है। कहाँ की है? जामताड़ा झारखंड है ये भी, पुल्लमपुरा केरल, रोहतक हरियाणा, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसका सही जवाब होगा पुल्लमपारा केरल। सबसे पहले यही पुल्लमपारा जो है ग्राम पंचायत, ये सबसे पहले डिजिटल हुई थी 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा युग्म सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है इसको पहचानना है, जो सत्य है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसको पहचानना है। जैसे शिव कुमार संतूर वादक है, ये संतूर बजाते हैं तो ये तो सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ये भी सही है। अब बिस्मिल्लाह खान को कोई बोल देगा तबला वादक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। और इसके लिए इन्हें कब मिला है? इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, लता मंगेशकर के साथ 2001 ईस्वी में। ठीक है, 2001 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है, लता मंगेशकर के साथ। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान उस्ताद थे। ठीक है, उसी तरह से बिरजू महाराज कथक नृत्य हैं, ये भी सही है आपका। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो बिस्मिल्लाह खान इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 पकड़ेंगे पहले, तब तो ये तीनों आपको याद रहेंगे, तब तो चौथा आप सही कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ रट्टा मत मारे, इसका ये इस तरह से नहीं। जब भी पढ़ें तो इस तरह से क्वेश्चंस पढ़ें, कहाँ से क्या होगा समझने का प्रयास करें, प्रैक्टिस खूब करें। अब देखिए, घेरिया नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो घेरिया नृत्य जो होता है ये गुजरात से संबंधित नृत्य है। ये लोक नृत्य है जो कि गुजरात में है, फोक डांस से बोला जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? अब पंचायती राज क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पंचायती राज से पंचायत क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। अब देखिए इसमें मेनली रूप से आप जो पढ़ेंगे, पंचायत जो स्तर होता है त्रिस्तरीय है। कैसे कैसे है? पहला है ग्राम पंचायत, ध्यान से इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट कर लें। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, दूसरा क्या है? पंचायत समिति है, या पंचायत समिति है। ठीक है, पंचायत समिति है। तीसरा जो है वो जिला परिषद है। तो अब जी तीनों को आप खाली याद रखें, जिला परिषद है। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
गांव के जो पंचायत समिति होता है वो ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, तो ये सबसे बड़ा में आता है, पंचायत समिति मध्य में आता है, ग्राम पंचायत जो होता है वो निम्न में आता है। तो ये जो मध्यवर्ती स्तर हुआ ये पंचायत समिति हो गया। ध्यान से देखना है, पंचायत समिति क्या हो गया, ये मध्यवर्ती हो गया। ठीक है, मध्यवर्ती जो है वो पंचायत समिति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे पंचायत समिति। ठीक है, जो कि मध्यवर्ती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं, गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं जो होती है उसकी खाली जगह ऊर्जा की घटक होती है, रासायनिक, विद्युतीय, यांत्रिक या फिर ऊष्मीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक। ये क्या होता है, यांत्रिक होता है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा किसकी घटक होती है, यांत्रिक ऊर्जा की। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? आसान है आप लोगों के लिए, सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था सबसे पहला। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? विदेशी यात्री जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, अल मसूदी, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, मार्को पोलो। तो इसका सही जवाब इब्न बतूता हो जाएगा, जो कि विदेशी यात्री था और राज्य सेवा में इसे नियुक्त किया गया था। हालांकि ये लगभग 1346 के आसपास चला गया था। इब्न बतूता बहुत सारा यहाँ पे अध्ययन करने के मकसद से आया था और अध्ययन किया भी, और इस अध्ययन वृत्तांत को भी उसने लिखा है एक पुस्तक में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत एक का राष्ट्रपति होगा? ठीक है, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 58, 54, 55, 52। ये 54, 55, 52 तो ये आप उसका कार्य अवधि देख सकते हैं, चुनाव करने का तरीका देख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 52 में सबसे पहले ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। डोलोमाइट एक अयस्क है, अयस्क, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। ये 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब ये मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम का अयस्क है ये डोलोमाइट। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे 33। अफ्रीका निम्नलिखित में से किस केंद्र अफ्रीका यहाँ पे नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है ये टाइप करने में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ध्यान से देखें तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, 2 है। 2 कौन कौन है? एक दिल्ली है जहां राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 3 है। ठीक है, एक है पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, जहां 1 है राज्यसभा, 1 है प्रतिनिधित्व, 1 है। तो इसका सही जवाब पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शंस के अनुसार पुदुचेरी, एक दिल्ली भी है जिसमें 3 सदस्य हैं राज्यसभा के। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां फिर सिर्फ राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती तब होती है, तब कौन सा रोग होता है? सूखा, रतौंधी, स्कर्वी, गंडमाला। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ये सब याद रखना है, बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब गंडमाला जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गंडमाला। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड जो होता है उससे थायराइड हार्मोन जो होता है वो नहीं निकल पाता है आयोडीन की कमी से, जिसके कारण गंडमाला रोग होता है। चलिए 35 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? अब 66.5 दक्षिणी अक्षांश, 66.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। अब सबसे पहले ग्लोब को देख लें। अभी ये मत समझिएगा कि अंडा हम पार दिए, ग्लोब है, ग्लोब को गोल हम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव होता है। ये क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है, ध्यान से आपको समझने हैं। ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव इसे कहा जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को आपको समझना है, इसको समझ लेने हैं। अब इसे जो आप देख रहे हैं, ये जो रेखा हम पा रहे हैं इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, या फिर विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है, विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये रेड वाला कलर, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और
हालांकि आप जानते होंगे ये जो होता है ये अंशांश रेखा कहलाती है, अंशांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है, अंशांश रेखाएं। और इस तरह से जो रेखा होता है तो इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, देशांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को हम बताते जा रहे हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, ध्यान से देख लें, बीच का जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, 23.5 डिग्री नीचे जो होगा यानी कि दक्षिणी जो होगा वो हो जाएगा मकर रेखा, और जो उत्तर में होगा वो कर्क रेखा होगा 23.5 डिग्री पर, याद रखना है। ये जो होगा ये हो जाएगा मकर रेखा, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, कर्क रेखा। तो इतना चीज़ों को आपको समझना है ताकि आप इसका हल कर सकें। तो यहाँ पे देखें दक्षिणी अक्षांश इसको बोला जाता है, मकर रेखा भी आप कह सकते हैं, जिसे मकर रेखा है, दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं इस तरह से पड़ी हुई रेखाएं, इसे हम अक्षांश ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमने बताया कि ये जो आप रेखा देख सकते हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, यहाँ तक कि विषुवत रेखा को भी अक्षांश रेखा कहा ही जाता है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, ये सारी रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखा ही है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं, यानी कि संघ विषय में। अनुच्छेद 246 है, 352 है, 362 है, 287 है। यह अनुच्छेद की चर्चा है तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 246 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को आपको पढ़ने हैं, हालांकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इसरो द्वारा चंद्रयान-1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया था, बहुत आसान है आप लोग के लिए, 7, 11, 9, 8। तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान-1, फिर चंद्रयान-2, फिर चंद्रयान-3 जो कि सक्सेसफुल रहा है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, भारत द्वारा जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट नाम था उसका, किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये बताना है। 1971, 1972, 1974, 1975। तो जो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, भारत का पहला उपग्रह था, आर्यभट्ट नाम था उसका, 1975 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो नाम है, किस वर्ष शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान-1 लॉन्च करने की घोषणा की है। ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं लगभग करेंट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। इसरो जो शुक्रयान-1 लॉन्च करने की योजना है 2022, 2023, 2024 या 2025, तो ये दिसंबर 2024 में ये शुक्रयान-1 को भेजने की यानी कि लॉन्च करने की योजना है। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। सबसे ऊंचा तो कश्मीर में बना रहा है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, और सबसे लंबा रेलवे घाट का पुल का बताना है तो मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सबसे लंबा रेलवे घाट पुल होगा, ठीक है। ऊंचा भी तो भारत में है, सबसे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी भारत में ही है। तो ये सारी चीज़ देखें। भारत किस वर्ष बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, करंट है ये भी क्वेश्चंस 2023, 24, 25, 26। तो 2026 में भारत बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा, 2026, 3 वर्षों बाद। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश को किस वर्ष तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य है ये बताना 22, 25, 28, 30। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है 2023 इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा इसे देख लेंगे, करंट का क्वेश्चन है ये, 2030 ही होगा। भारत ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय विरासत संस्थान आसान है, पुणे महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, चंडीगढ़ हरियाणा, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में ये विरासत संस्थान बनाने की घोषणा की गई है, निर्णय लिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसे IOC बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। यहां ध्यान देना है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। गुवाहाटी असम में नहीं, मथुरा उत्तर प्रदेश, कोहिमा नागालैंड या फिर देहरादून उत्तराखंड में है, ये नहीं। तो मथुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो रिफाइनरी है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का प्लान है IOC का। गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापती है, किस आधार बताना है। आय स्तर या उपभोग व्यय, केवल बचत, आय स्तर और साक्षरता दर, केवल व्यय।
देखिए आय स्तर और उपभोक्ता व्यय ये इसका आधार होगा। ये ध्यान देना, गरीबी रेखा जो है, गरीबी रेखा जो माप तय किया जाता है, आप लोग जानते होंगे गरीबी रेखा होता है ना, गरीबी रेखा जिसको किस आधार पे मापती है ये बताना है। तो आय स्तर और उपभोग स्तर बीपीएल, एपीएल, ये सारी चीज़ें आप सुनने को मिलता होगा, बीपीएल, एपीएल मतलब, ठीक है, बिलो पुअर लाइन, इस तरह से गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, इसका जो स्तर होता है, इसका जो आधार होता है, इस तरह से मापा जाता है। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? भूमि की बात यहाँ पे की जा रही है। भूमि भी होता है, जल भी होता है। तो भूमि यहाँ पे देखेंगे 5, 8, 10, 7, तो इसका सही जवाब 7 होगा। कौन कौन ये देश है देख लेंगे थोड़ा सा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत का भूमि साझा करता है। एक चीन है जो कि भूमि साझा करता है। नेपाल है, ये भी भूमि साझा करता है। तिब्बत है, ये भी भूमि साझा करता है, हालांकि ये तो चीन के अंदर ही है। एक है भूटान, भूटान भी साझा करता है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी ये क्या करता है, भूमि साझा करता है। म्यांमार है, ठीक है, ये भी भूमि साझा करता है। तो कितना हो गया? 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे देखेंगे 47 कहता है लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होता है? ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो ना लाल होगा ना नीला होगा, बैंगनी पीला में बताइए कौन सा होगा। चलिए ये तो छट ही गया, तो इसी तरह से तुक्का मारा जाता है, तो बैंगनी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पीला तो होगा नहीं। 48 नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? देखिए चट्टान पढ़ने का है, इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक जो होता है वो आग्नेय चट्टान होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो अवसादी चट्टान होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो 3 तरह के चट्टान होते हैं, जिसमें से संगमरमर जो होता है ये होता है कायांतरित चट्टान के उदाहरण, ठीक है। बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, और स्लेट आप जो देख रहे हैं और ग्रेनाइट जो देख रहे हैं ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ये भी आपको पढ़ने हैं, जो जियो का क्वेश्चन है ये। 49 देखें, कांग्रेस का विभाजन में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1908, 1903, 1907, 1905। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। कहाँ वो अधिवेशन हो रहा था? सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गया था। एक भाग था क्या? नरम दल, और एक था गरम दल। नरम दल और गरम दल। हालांकि नरम दल के अंदर ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, नरम दल के अंदर ही ये कांग्रेस रहा है। 1907 में 2 भागों में बट गया था सूरत अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो कौन थे? रास बिहारी, ठीक है, घोष है, ठीक है। तो ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। नरम दल और गरम दल 2 भागों में बटा था 1907 ईस्वी में। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, 50 नंबर सवाल। गंधार एक कला है, एक शैली है, गंधार है, मथुरा है, ये शैलियां हैं। किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? ये विदेशी कला से प्रभावित थी। तो ये बताना है, यूनान, बेल्जियम, हंगरी और इटली। तो इसका सही जवाब यूनान हो जाएगा। गंधार कला शैली जो है यूनान से संबंधित है। दोस्तों शुक्रिया इस बात का कि आप पूरा वीडियो देखें, शुक्रिया इस बात का कि आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, शुक्रिया इस बात का कि मुझे इस विश्वास का कि आप शेयर किए होंगे और करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए।